तो एनसीसी क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। वीडियो का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए फिजिक्स में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहले अब है ना पदार्थ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले कौन सी जानकारी लिए थे? वस्तु कितने प्रकार होते हैं? फिजिक्स में दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। और किरणपुंज के बारे में भी जानकारी लिए थे। आज लेंगे पदार्थ के बारे में जानकारी। आज क्या चीज़ के लेंगे जानकारी? पदार्थ के बारे में। देखिए पूछेगा पदार्थ फिजिक्स में कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलना है 3 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश किरण आर पार जा सकती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ, इसमें प्रकाश की मात्रा को एक छोटे से भाग से ही जाने देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। और तीसरा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए दोस्त, आप पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, इसके बारे में अच्छा से और जानकारी लेते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश किरण आर पार जा सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पूछेगा एग्जाम में पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो बोलना है कि जिस वस्तु से प्रकाश किरण आर पार जा सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण क्या होती है? आर पार चली जाती है। इसमें प्रकाश किरण क्या होती है? आर पार चली जाती है। इसमें प्रकाश किरण क्या होती है? आर पार चली जाती है। जिस वस्तु से प्रकाश किरण आर पार जा सकती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच से क्या होता है? प्रकाश किरण आर पार जा सकती है। उसके बाद हवा से भी क्या होता है? प्रकाश किरण आर पार जा सकती है, इसलिए हवा को भी हम कौन सी बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। और साफ पानी से भी क्या होता है? प्रकाश किरण आर पार जा सकती है, इसलिए हम कौन सी बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ है? ऑप्शन में दे देगा कांच, दूसरा ए में दे देगा कांच, बी में दे देगा घिसा हुआ कांच, और सी में दे देगा गद्दा ईट दे देगा, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो मारना है कांच क्योंकि कांच प्रकाश को आर पार कर सकती है, इसलिए कांच कौन सी हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। कांच कौन सा पदार्थ हुआ? पारदर्शी पदार्थ। हवा कौन सी हुआ? पारदर्शी पदार्थ। साफ पानी कौन सी हुआ? पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इससे प्रकाश किरण आर पार जा सकते हैं, इसलिए इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोल सकते हैं। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद क्या है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ में क्या होता है? इसमें प्रकाश की किरण एक छोटे से भाग से ही अपने में से जाने देते हैं, जिसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आँख की पलक, जैसे घिसा हुआ कांच, आँख की पलक और वाटर पेपर, ये सब क्या हुआ? पारभासी पदार्थ हुआ। इसमें क्या होता है? घिसा हुआ कांच, इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरण घिसा हुआ कांच से क्या होता है? थोड़ा सा ही मात्रा में आर पार हो सकती है, इसी का हम क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जैसे आँख की पलक, मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है, मोबाइल में ऐड आ गया था जिसकी वजह से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? देखिए अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है? जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ईटा है, इससे प्रकाश ना टकराएगा, इसके पार नहीं जा पाएगी, यानी कि ईट क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। मान लीजिए कि क्या है? किताब का ना कर देंगे, इससे प्रकाश किरण ना टकराएगा, इससे आर पार नहीं जाएगा, यानी किताब भी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है। जैसे चौकी हो गया, ईंट हो गया, पलंग हो गया, गद्दा हो गया, अलकतरा हो गया, इससे क्या होता है? पेंट हो गया, इससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है। मान लीजिए कि वस्तु है, ईंट है, एना प्रकाश जाएगा? बोलो ई पटिया पाएगा? नहीं, यानी कि अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है? प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से बताते हैं, अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में हो गया ईंट, गत्ता हो गया, अलकतरा,
अलकतरा, पेंट हो गया, पेंट, ढेरे हो गया, चौकी, पलंग, ये सब लिख सकते हैं इत्यादि में, इत्यादि में। तो और पारदर्शी पदार्थ में क्या हुआ था, प्रकाश आर पार नहीं जा पाती थी, नहीं जा पाती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसका प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लो, उसके बाद पूछेगा तो क्या करेंगे, बता भी सकते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए इतना बड़ा डिफरेंस हम याद नहीं करेंगे, हम डायग्राम की सहायता से क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इतना बड़ा, देखिए जब समतल दर्पण, ये क्या है, प्लेन एंगल है, ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण है। जब प्रकाश किरण आ रही है, देखिए आ रही है, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराती है फिर उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लो। देखिए जैसे कि किरण क्या रही है, तीर के निशान नीचा जा रही है, मतलब क्या, ये आ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, आपतित किरण, क्या हो गया, आपतित किरण। बताइए ये किरण ऊपर जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बताइए ये आ रही है तो आपतित किरण, ये जा रही है तो परावर्तित किरण कहलाएगा। अच्छी से बताइए दोस्तों, इसमें आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है। देखिए ये तीर के निशान नीचा जा रही है, ये क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। देखिए ये जा रही है तो क्या होगा, परावर्तित किरण। तो एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये पूरा डिफिनेशन लिखकर प्लस ये चित्र बना देना है, दर्शा देना है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ये क्या आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, तथा बीच में अभिलंब होता है, जो ठड़ा रहता है, ठड़ा 90 डिग्री का, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, उसका क्या बोलते हैं, अभिलंब। देखिए ये अभिलंब है ना, तो पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ये पूरा परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद ये चित्र बना देंगे, हमको नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। तो फिर से इधर बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए समतल दर्पण पूछता है एग्जाम, समतल दर्पण का 4 उपयोग को लिखे, तो पहले जानेंगे तब ना लिख पाएंगे ना, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होता है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जितना होगा ना उतना प्रतिबिंब को भी उसका क्या होगा, ऊंचाई होगा, जितना दूरी पर ना, जितना वस्तु की ऊंचाई होगा उतना क्या होता है, प्रतिबिंब को उसका क्या होगा, ऊंचाई होगा। और दूसरा क्या होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे क्या हुआ, बराबर हुआ। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब, उसके बाद क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समतल दर्पण में है ना हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलना है आभासी या काल्पनिक। आभासी का ही दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और चौथा क्या होता है, जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर क्या होती है, वस्तु रहता है समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब उसका बनता है। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में, समतल दर्पण में, ऐसा खास है। तो मानव अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को क्या होना चाहिए, आदि होना चाहिए। जैसे घर ऋण में उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण करते हैं, घर ऋण में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पूरा अपन प्रतिबिंब देखने के लिए, मानव अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
तो समतल दर्पण को आधी होना चाहिए। समतल दर्पण कैसा होना चाहिए? आधी होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है समतल दर्पण का 4 उपयोग को लिखें। 4 गो उपयोग लिख लेना है, 3 गो कहेगा 3 गो उपयोग लिखना है। हम तो 5 गो उपयोग बता चुके हैं। देखो समतल दर्पण में पूछता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलना है आभासी प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में वस्तु की दूरी किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। और जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मानव अपना पूरा शरीर को देखने के लिए समतल दर्पण को कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए। समतल दर्पण को क्या होना चाहिए? आधी होना चाहिए।